नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में मैं केवल आपको सही उत्तर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि हर प्रश्न के सभी विकल्पों से जुड़े वे महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए जाएंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ये सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने वाला है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। न्यूटन बल का मात्रक है। वाट शक्ति का डायनमिक सीजीएस पद्धति में बल का ही मात्रक होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये दूरी का एक मात्रक है जो कि बड़ी दूरी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। समय को सेकंड, घंटा, मिनट ये समय की मानक इकाइयां हैं। प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में मापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। दाब की बात करें तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ऊर्जा को जूल में और कार्य को भी जूल में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का बीजगणितीय सूत्र F बराबर ma प्राप्त होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल बल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आज की क्लास का प्रश्न नंबर 5। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया गया था। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में एक पिंड दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जो कि F बराबर G(m1 m2 अपॉन r² होता है, जहां G एक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। कोपरनिकस ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे तथा आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो देखते हैं, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आर्द्रता को हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है तथा इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। वर्षा को रेन गेज के द्वारा मापते हैं। तापमान की एसआई पद्धति में मात्रक केल्विन होता है तथा अन्य मात्रक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का एक अजीब गुण है। जहां
जल का आयतन सबसे कम तथा घनत्व सबसे अधिक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ बनना शुरू हो जाता है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक है, जहां जल भाप बनना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, ध्वनि तरंगें एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर गति करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत गमन करते हैं। प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग तथा ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह तापमान कितना होता है? तो आप डायरेक्ट याद रखिए, फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको ज्ञात करने के लिए C/5 इंटू F माइनस 32/9 होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी 37 डिग्री सेल्सियस देके आपसे फ़ारेनहाइट का मान पूछ लेगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात वैक्यूम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में इससे कम, पानी में कम और हीरे में सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या परावर्तन? तो देखिएगा दोस्तों, जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण आदि से टकराकर नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और ये रंग वायुमंडल में फैल जाता है, जिस कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। विवर्तन की बात करें तो प्रकाश की ऐसी घटना कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र या होल से प्रवेश करता है तो वह किनारों से थोड़ा मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जैसे कि तारों पर टिमटिमाना। परावर्तन के बारे में बताऊं तो परावर्तन प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी घटना के कारण हम दर्पण, शीशे वगैरह में अपना चेहरा या कुछ भी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर यानी कि पीछे से आ रही वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण हम जो सामान्य घरों में चेहरा देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। प्रश्न नंबर 13, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, निकट में 3 सब अक्षर हैं, दूर में 2। तो निकट में 3 है, अवतल उत्तल में किस में ज्यादा सब अंक हैं? तो अवतल दर्पण में ज्यादा अक्षर हैं, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है,
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। वोल्ट विभवांतर कूलाम आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो देखिएगा, फ्यूज तार को उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक की गुणों वाला बनाया जाता है, क्योंकि जब इसमें अधिक धारा प्रवाहित होती है तो निम्न गलनांक के कारण ये जल्दी गल जाता है, और जिससे कि करंट की सप्लाई बंद हो जाती है और हमारे सभी उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो फ्यूज तार को हमेशा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक की विशेषता के द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। इसका प्रतीक W होता है। प्रश्न नंबर 17, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा, इस्पात, निकेल, तांबा। तो याद रखिएगा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात यानी कि स्टील का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। निकेल का प्रयोग, ये भी एक लौह के तत्व है। निकेल का प्रयोग मिश्र धातु आदि में किया जाता है, तथा तांबा में ऐसा कोई गुण नहीं होता जिससे कि चुंबक बनाया जा सके। प्रश्न नंबर 18 है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक की बात करें तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। तो नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जब सूर्य के अधिक ताप पर हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाते हैं, तो इस क्रिया के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अन्य अणुओं में विभाजित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जिसको मोजले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सबसे पहली सफल आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी, जो कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। डोवर्नियर अपने त्वरक नियम के लिए जाने जाते हैं तथा न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 21 है, भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो घरों में हम जो खाने के लिए साधारण नमक का प्रयोग करते हैं वह सोडियम और क्लोरीन का एक यौगिक होता है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो देखिएगा फ्रेंड, जब लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क पर आता है तो वह आयरन के हाइड्रेट बनाना शुरू कर देता है। इसी को जंग लगना कहा जाता है। ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है तथा ये एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जस्तीकरण की बात करें तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत का लेप किया जाता है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड है, याद रखिएगा। गैलेना सीसा यानी कि लेड का अयस्क है। कैलामाइन जस्ता यानी कि जिंक का अयस्क है। और हेमेटाइट लोहा यानी कि आयरन का अयस्क है। प्रश्न नंबर 25 है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी तांबा और टिन, ऑप्शन नंबर सी जस्ता और लोहा, ऑप्शन नंबर डी तांबा और निकेल। तो पीतल तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण है, जिसमें 70 से 80% लगभग तांबा और शेष जस्ता पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार की लाफिंग गैस है। इसको सूंघने से हल्की उत्तेजना आती है तथा अत्यधिक हंसी आती है। इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बात करें तो NO2 ये एक प्रकार की विषैली गैस है जो वायु प्रदूषण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध सोने की माप कितने कैरेट की होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये अत्यधिक लचीला होता है तथा आभूषण बनाने योग्य नहीं होता है। 18 कैरेट सोने में लगभग 75% सोना तथा शेष अन्य धातु होती है। 20 कैरेट सोने में लगभग 83% सोना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है? तो पेंसिल में जो काला पदार्थ लिखने के लिए यूज किया जाता है वह ग्रेफाइट होता है। ये कार्बन का एक अपर रूप है। चारकोल को लकड़ी को बिना हवा की उपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है। कार्बन ब्लैक इसका प्रयोग टायरों या स्याही के रूप में किया जाता है, जबकि कोयला एक अशुद्ध जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 29, एलपीजी गैस सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन और मीथेन। तो एलपीजी सिलेंडरों में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। मीथेन तथा एथेन ये सीएनजी और बायोगैस के लिए प्रयुक्त होने वाले का प्रमुख घटक है। हाइड्रोजन और एसिटिलीन का मिश्रण गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एलपीजी के रिसाव का पता करने के लिए उसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी क्लास का प्रश्न नंबर 30, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना है? तो पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंकित होता है। अगर किसी तत्व का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन और 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, बेरियम, स्ट्रेशियम, मैग्नीशियम। तो हरा रंग रेडियम की उपस्थिति के कारण होता है तथा लाल रंग स्ट्रेशियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग प्रकाशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस को अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो जीनोन का ग्रीक भाषा में अर्थ अजनबी या स्ट्रेंजर होता है, तो इसीलिए इसको अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। आर्गन की बात करें तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक अक्रिय गैस है, जो कि वायुमंडल में 0.93% के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो चूने के पानी में जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो ये चूने को पानी को दूधिया कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है।
प्रश्न नंबर 34 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो देखिए, कोशिकीय श्वसन और भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस, द पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। गोल्गी भी एक कोशिकांग है, इसको ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और परिवहन के संबंधित कार्य गोल्गी के द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियस में कोशिका का आनुवंशिक अंग डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 35 है आज की क्लास का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पीयूष, यकृत, अग्नाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। यकृत के द्वारा ही पित्तरस का स्राव किया जाता है तथा पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो कि मधुमेह के लिए इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जिसके कारण मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि के सूज जाने पर घेंगा रोग होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक प्रमुख ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। ये ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि चोट लगने या पर खून बहने को रोकती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल तथा इसकी कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से एस्कर्वी रोग जो कि मसूड़ों से खून आना होता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है तथा इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 37 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न नंबर 38, इंसुलिन की कमी कौन सा रोग होता है? यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसकी कमी के कारण डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है तथा बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 300, 210, 180। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं जबकि नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं जो बाद में आपस में चिपक जाती हैं या जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा फ्रेंड। प्रश्न नंबर 40 है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ऐसा रक्त समूह जिसका ब्लड हर ग्रुप के ब्लड ग्रुप के व्यक्ति पर चढ़ाया जा सकता है उसे सर्वदाता कहा जाता है। तो चारों ब्लड ग्रुप में ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। इसमें भी अगर स्पेसिफाई करें तो ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। ये भी सर्वग्राही है यानी कि ये भी सभी ब्लड ग्रुपों के ब्लड को ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिनमें लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक रस होते हैं
जब क्षतिग्रस्त या बूढ़ी कोशिकाएं लाइसोसोम में प्रवेश करती हैं तो इसके शक्तिशाली पाचक एंजाइमों के द्वारा उनको पचा दिया जाता है। इसीलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम के अंदर किया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में होते हैं और ये कोशिका विभाजन में के लिए प्रमुख होते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, पौधों की जड़ द्वारा सोखे गए जल और मृदा से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। काफी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, लेकिन आप लोग याद रखिए, जड़ द्वारा सोखे गए जल और मृदा से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम द्वारा किया जाता है। जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है, पौधों की पत्तियों में जो भोजन निर्मित होता है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है। एपिडर्मिस पौधे की सबसे बाहरी परत यानी सुरक्षात्मक परत होती है। प्रश्न नंबर 43 है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो रिकेट्स रोग की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें बच्चों की हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं और बच्चा सूखने लगता है। जब वयस्कों में यानी बड़े लोगों में ये रोग होता है तो उसको ऑस्टियोमलेसिया के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिससे मसूड़ों में खून आता है। बी से बेरी ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। प्रश्न नंबर 44 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में बात करें तो फीमर होती है जो कि जांग में पाई जाती है। स्टेपीज मानव शरीर के मध्य कान में पाई जाने वाली एक हड्डी है जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। टीबिया पैर के निचले हिस्से में पाई जाती है तथा ह्यूमेरस हाथ के ऊपरी हिस्से यानी कि कंधे के पास पाई जाती है। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 45 है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर द्वारा विश्व के पहले टीके की खोज की गई थी तथा एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का पता लगाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी। जोनस साल्क के द्वारा पोलियो के टीके का पता लगाया गया था। प्रश्न नंबर 46 है, आनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड। तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है जो फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अभी हमने जाना था पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी जो कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी। रोनाल्ड रोस के द्वारा बताया गया था कि मलेरिया रोग फैलने का कारण मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। प्रश्न नंबर 49 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। तो हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है।
मैग्नीशियम पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व है। प्रश्न नंबर 50 है, पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दे? तो पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। यकृत से ही पित्तरस का स्राव होता है। पीलिया रोग में शरीर के अंदर बिलिरुबिन नामक पीले पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर की त्वचा, नाखून, आंखें पीले दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जाना। आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए वेस्ट से वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना सरकारी नौकरी का सपना 2026 में पूरा करने के लिए लगातार आप अपने पद पर मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।